नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम रक्त वाहिनियाँ और लसिका तंत्र यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अलावा एक और तंत्र पाया जाता है लसिका तंत्र, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना न भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले हम बात करते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। तो हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रही हैं कि शरीर के अंदर रक्त के संचरण के लिए धमनी, शिराएं, केशिकाएं व धमनिकाएं, शिरिकाएं ये पाई जाती है। तो ये दो प्रकार की होती है, धमनी व शिराएं। इसके अलावा धमनिकाएं व शिरिकाएं और रक्त केशिकाएं में पाई जाती है, इनका व्यास है वो बहुत कम होता है। तो हम धमनी व शिराओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। यानी कि रक्त वाहिनियों के रूप में दो पाई जाती है, धमनी व शिराएं। और धमनी व शिराएं, आपको पता होगा धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु इन दोनों में भी एक अपवाद होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम हृदय की गतिविधि यानी कि कार्यविधि पढ़ेंगे वहां पर। तो धमनी व शिराएं, तो इनकी संरचना की बात करते हैं। पहले संरचना के अंतर्गत ये जो धमनी व शिराएं होती है वो तीन सत्रों से मिलकर बनी होती है। यानी कि इनका निर्माण तीन सत्रों से होता है। पहला होता है सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाह्य आवरण। यानी कि ये कोई है धमनी या शिरा और इसकी कुछ इस प्रकार से भित्तियां होती है। तो इसका सबसे बाहरी आवरण होता है, इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसमें क्या होता है कि जो ट्यूनिका एक्सटर्ना या सबसे बाह्य आवरण होता है, इसमें अप्रत्यास्थ तंतु पाए जाते हैं। अप्रत्यास्थ व कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतुओं का बना आवरण होता है। और जो बीच का आवरण होता है वह होता है ट्यूनिका मीडिया या मध्यस्तर, मतलब ट्यूनिका मीडिया। इस तरह में क्या होता है कि प्रत्यास्थ व लचीले तंतु, प्रत्यास्थ व लचीले इलास्टिन तंतु जो पीले रंग के होते हैं, ये तंतु पाए जाते हैं, पीले इलास्टिन तंतु जो प्रत्यास्थ प्रकार के होते हैं। और सबसे आंतरिक आवरण है वो होता है इनका कांच के समान सिल्की उपकलाओं से बना स्तर होता है, और उसको ट्यूनिका, ये हो गया एक्सटर्ना, ये मीडिया, और इसको इंटरना कहते हैं, इंटरना या आंतरिक स्तर। और इस स्तर में क्या होता है कि कांच के समान, ग्लास के समान है वो सिल्की उपकलाओं के स्तर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से धमनी व शिराएं हैं वो तीन स्तरों से मिलकर बनी होती हैं। और अब हम बात करते हैं इनमें धमनी व शिराओं में अंतर के बारे में। तो धमनी व शिराओं में अंतर है वो ज्यादा कुछ है नहीं। इधर कर लेते हैं धमनी, इधर कर लेते हैं शिरा। पहला टॉपिक यही हो गया कि धमनी में वो शुद्ध रक्त बहता है और इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। परंतु यहाँ अपवाद है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ऐसा क्यों होता है ये हम हृदय की कार्यविधि या क्रियाविधि में पढ़ेंगे। क्योंकि जो फुफ्फुस धमनी होती है वो रक्त को ले जाती है हृदय से, परंतु इसमें अशुद्ध रक्त होता है और हमने पढ़ा कि धमनी शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। तो ये हम पढ़ेंगे बाद में। और दूसरा टॉपिक हो गया कि जो धमनी होती है वे हृदय से रक्त को ले जाती है। जैसे कि ये हृदय, तो इससे रक्त को ले जाएगी शरीर की ओर, यानी कि शरीर की ओर रक्त का प्रवाह है वो धमनियों द्वारा किया जाता है। परंतु जो शिराएं होती है वो शरीर से रक्त को लाती है हृदय में, शरीर को हृदय में लाती है। और तीसरा टॉपिक हो गया धमनियों का जो आंतरिक व्यास होता है वह बहुत कम होता है। यानी कि ये जैसे कि यही है तो इसका आंतरिक व्यास वो इतना होगा और इतनी है वो बाहर की ओर भित्तियां पाई जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो धमनियां होती है उनमें रक्त है वो अधिक दाब के साथ बहता है, क्योंकि हृदय से रक्त पंप होकर जाता है तो उसका प्रेशर बहुत अधिक होगा। तो अधिक प्रेशर के कारण है वो उसकी भित्तियां वो मोटी पाई जाती है और इसकी लचीली भित्तियां होती है। जबकि शिराओं की है वो आंतरिक व्यास है वो बहुत अधिक होता है और इनकी भित्तियां बहुत पतली होती है और जो लचीलता या प्रत्यास्थता होती है वह भी कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो धमनी होती है
उनमें कपाट नहीं पाए जाते, यानी कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। परंतु जो महाधमनी व फुफ्फुस कांड होती है उनमें अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। इनमें सभी में पाए जाएंगे। यहाँ पर भी अपवाद होंगे, जैसे कि फुफ्फुस शिरा में वो कपाट नहीं पाए जाएंगे। उसी प्रकार से फुफ्फुस धमनी व अर्धचंद्राकार व महाधमनी में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। धमनी व शिराओं के बाद हमारा एक टॉपिक और आता है, वो है रुधिर केशिकाएं या रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं तो ये जो है बहुत पतली नलिकाएं होती है, यानी कि इनका व्यास है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है और ये बहुत अधिक लंबी भी नहीं होती। इनकी लंबाई 0.3 mm बहुत ही कम है, 0.3 mm से भी कम होती है। तो इनका कार्य क्या होता है कि ये जो रक्त कोशिकाएं हैं वो धमनी में शिराओं के ऊपर लिपट कर है वो केशिका जाल बनाती है, केशिका जाल बनाती है। और इन रक्त केशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है, सॉरी बाह्य भित्ति होती है, जैसे कि ये कोई केशिका इसकी जो बाह्य भित्ति है और इन्होंने परस्पर मिलकर जाल बना रखा है। तो इनकी बाह्य भित्ति है वो रक्त व अन्य पदार्थों जल व अन्य पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। तो इस प्रकार से जो जैसे कि कोई धमनियां हैं और इनका संधि स्थल है, कोई शिराएं हैं उनका संधि स्थल है, तो इन संधि स्थलों के ऊपर है वो वर्तुल अवरोध नहीं पाई जाती है और इस अवरोधनी द्वारा है वो केशिका का जाल, यानी कि इन रक्त केशिकाओं के द्वारा जो जाल बनता है इस जाल में है वो जल का प्रवाह उस पर नियंत्रण किया जाता है। जल के प्रवाह पर नियंत्रण है वो वर्तुल अवरोधनी द्वारा किया जाता है, जो किन्हीं दो शिराओं या धमनियों के संधि स्थल पर पाई जाती है वर्तुल अवरोधनी, उसके द्वारा केशिका जाल में जल प्रवाह का नियंत्रण किया जाता है। तो इनका कार्य होता है धमनी या शिराओं में जल का प्रवाह का नियंत्रण करना। रक्त वाहिनियों के बाद हमारा सेकंड टॉपिक है लसिका तंत्र या लिम्फ सिस्टम। तो शरीर में उपस्थित लसिका वाहिनियां और लसिका पर्व या लसिका गांठें हैं वो परस्पर मिलकर लसिका तंत्र का निर्माण करती है। तो हमारे मन में सवाल आता है कि लसिका तंत्र है वो क्या होती है, लसिका क्या होता है। तो लसिका होता है वो एक रक्त के समान ही पदार्थ होता है, परंतु यह अलग पारदर्शी होता है, रक्त के बजाय अलग पारदर्शी और क्षारीय प्रवृत्ति का ही होता है, यानी कि रक्त भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, अलग पारदर्शी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। परंतु इसमें क्या होता है कि आरबीसी में थ्रोम्बोसाइट नहीं पाई जाती। आरबीसी थ्रोम्बोसाइट और प्रोटीन ये तो नहीं पाई जाती आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट। और प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस इनकी जो मात्रा होती है वो प्लाज्मा से कम होती है, प्लाज्मा से कम। ये प्लाज्मा से अलग है लसिका तंत्र, इसमें प्लाज्मा से कम मात्रा होती है प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस की, यानी कि प्लाज्मा में इनकी मात्रा अधिक होती है, परंतु लसिका में है इसमें कम मात्रा पाई जाती है, प्लाज्मा से कम, और ये बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। परंतु इसमें वो एक पदार्थ की अधिकता होती है, वो होती है उत्सर्जी पदार्थ। यानी कि उत्सर्जी पदार्थों की अधिकता होती है इस लसिका में। इस प्रकार से लसिका मिलकर लसिका तंत्र का निर्माण करती है और यह जो लसिका होती है वो लसिका वाहिनियों में बहती है। यानी कि लसिका है वो लसिका वाहिनियों में बहती है और ये जो लसिका वाहिनियां होती है वो शिराओं के समान ही होती है, यानी कि जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है शिराओं के समान ही होती है। तो क्या होगा, इन लसिका वाहिनियों में जो लसिका होती है इनमें अंगों से हृदय की तरफ, शिराओं में भी अंगों से हृदय की तरफ रक्त का प्रवाह हो रहा था, उनमें भी शिराओं की तरह ही अंगों से हृदय की ओर है वो लसिका प्रवाह या रक्त प्रवाह होता है हृदय की ओर हमेशा। परंतु जो दाब होता है वो शिराओं से भी कम होता है। धमनियों में सर्वाधिक दाब होता है और इन शिराओं में धमनियों से कम होता है, परंतु इन लसिका वाहिनियों में शिराओं से भी कम दाब होता है। तो इस प्रकार से इनमें बहुत कम दाब होता है
और इनमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो अंगों से हृदय की ओर होता है। और लसिका वाहिनियां मिलकर लसिका तंत्र बनाती है और इन लसिका वाहिनियों में वो गांठें या परव पाई जाती है। गांठें तो लसिका परव कहा जाता है उनको, यानी कि लसिका वाहिनियों में उपस्थित गांठों को लसिका परव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से इनमें उत्सर्जित पदार्थों की अधिकता होती है। यह रक्त से एक अलग, रक्त से पूर्णतः भिन्न है लसिका। तो हम इनमें अंतर देख लेते हैं। रक्त, इधर हम रक्त कर लेते हैं, इधर लसिका कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया कि इनमें आरबीसी की अधिकता पाई जाती है और लसिका में आरबीसी है वो कम होते हैं। दूसरा टॉपिक हो गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी रक्त में कम होते हैं परंतु लसिका में है वो डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होती है। तीसरा टॉपिक हो गया प्रोटीन की मात्रा। तो प्रोटीन है वो रक्त में अधिक होती है परंतु इनमें वो बहुत कम होती है, तो प्रोटीन की मात्रा कम होती है। चौथा टॉपिक हो गया कि जो रक्त होता है वह धमनियों और शिराओं में बहता है अधिक दाब के साथ, और लसिका में है वो बहुत कम दाब के साथ लसिका वाहिनियों में बहता है, और लसिका वाहिनियों में है वो लसिका परव पाई जाती है। इस प्रकार से लसिका तंत्र है वो लसिका वाहिनियों और लसिका परव या लसिका गांठों से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लसिका है वो उसके कार्य क्या होते हैं। तो लसिका के कार्य वही है, हम पहला कर लेते हैं वसा के परिवहन में सहायक, यानी कि ये जो लसिका होती है वसा के परिवहन में सहायता करती है। और दूसरा है, हमने भी अंतर पढ़ा था रक्त में और लसिका में, वहां पर हमने देखा था कि जो यह लिम्फ या लसिका होती है उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में यह लसिका बहुत सहायता करता है। तो हम कर लेते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। और नेक्स्ट है कि जो लसिका होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा तो कम पाई जाती है परंतु जो उत्सर्जित पदार्थ होती हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। तो हम सिंपल से कहें तो O2 है पोषक पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और उन अंगों से यानी कि उन कोशिकाओं से है वो CO2 यानी कि उत्सर्जित पदार्थ प्लस CO2 भी एक उत्सर्जित पदार्थ ही है। तो उत्सर्जित पदार्थों को वापस लाना और O2 पोषक पदार्थों को जरूरतमंदों यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो यह लसिका है वह कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करती है। सो गाइस, आपको यह क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और बाय द वे, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।